हेलो नमस्कार। मेरा नाम समृद्ध कपूर है। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे समृद्ध कपूर ऑफिशियल। तो आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 पे बात करेंगे जो 1760 से लेके 1840 तक चला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका एम ये था कि एक मेजर ट्रांजिशन हुआ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से मशीन बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का। और ये भी टाइम था जब भारत में भी फिर उसी से लूट से ये बना और उसी से ये काफी सारा फंडिंग हुआ। एनीवे मुद्दे की बात करते हैं। तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा कि जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब बहुत सक्सेसफुल हुआ तो ये ब्रिटेन में तो फिर बाद में धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगा। स्पेशली बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और करते करते पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कंसेप्ट आया। और तो और ये नॉर्थ अमेरिका में भी आया। और इसकी ये भी खासियत थी पहले के जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुई थी स्टार्ट, उसमें ना मैकेनाइजेशन का राइज बहुत हुआ। मशीनरी का बहुत यूज बढ़ने लग गया था। अब लोगों को अब वो हैंडमेड और अब वो मैनुअली काम वाला अब चीज जो है वो उसको एक तरह से ऑब्सोलीट डिक्लेयर कर दिया गया था। और इसको ये दिखाया गया था आम ब्रिटेन को, ऑर्डिनरी ब्रिटिश को, कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये मॉडर्न है, हमें इसके साथ बढ़ना चाहिए। जो कि बढ़े, उससे नो डाउट उनका इन्वेंशन भी हुआ। जैसे हम स्टीम पावर की हम अगर उसमें बात करें, जिससे स्टीम इंजन आए, स्टीम इंजन वाली ट्रेन आई, स्टीम इंजन वाले शिप्स आए। फिर आई फैक्ट्री का कंसेप्ट आया। जो पहले छोटे स्केल पे काम होता था, जो ज्यादातर एक फैमिली सारा काम किया करती थी और वो सेल्फ सस्टेनिंग वाला मॉडल था, उसको ये बंद करके लोगों को ऑफर किया गया कि क्यों ना तुम एक जॉब करने वाले बन जाओ। जिसका ये कारण हुआ कि लोगों ने वो बंद किया अपना बिजनेस और ये फिर फैक्ट्रीज में काम करने आ गए एज एम्प्लॉइज। और फिर यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ मास प्रोडक्शन। एक ये भी देखा गया कि इस मास प्रोडक्शन से इसको काफी पुश किया गया था। और ये वो भी टाइम था जब एडम स्मिथ नाम का एक पर्सन हुआ करता था जिसने इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इसको काफी प्रमोट किया बड़े पैमाने पर। और वो उसका कहीं ना कहीं आइडिया ये भी था कि इसको और ज्यादा से ज्यादा पुश किया जाए। और हमने देखा कि मास प्रोडक्शन हुआ, एफिशिएंसी का कंसेप्ट आया। और जैसे कि अब इमेजेस में देख सकते हैं कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है ब्रिटेन में। और हमने जो इन्वेंशंस के बारे में अब हम बात करते हैं, तो स्पिनिंग जेनी का कंसेप्ट आया, यानी कि एक सब जिसके बनने से क्या हुआ, 1764 में जब इसका इन्वेंशन हुआ तो यार्न का जो प्रोडक्शन है वो बहुत स्पीड से बढ़ा। फिर आया वाटर फ्रेम, उससे कुछ हद तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिला। वो वाटर से चलती थी वो मशीन। अब तो वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी अब तो नहीं करती, पर वो चीज का कंसेप्ट आया है उस टाइम में। और वो तब एक न्यू टेक्नोलॉजी थी, बल्कि जिस पर्सन ने इसको इन्वेंट किया उसने तो उसको पेटेंट करा लिया था उस टाइम में। फिर आया स्टीम इंजन। जैसे कि हमने बात की स्टीम स्टीम इंजन वाली ट्रेन, स्टीम इंजन वाले शिप्स। उससे क्या हुआ, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और तेजी से बढ़ने लग गया। फिर आया पावर लूम। अच्छा, पावर लूम जो था वो जिस पर्सन ने इन्वेंट किया उसका एम था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बनाया जाए कम टाइम में। और उससे क्या हुआ, हैंडलूम्स का कंसेप्ट एक तरह से ऑब्सोलीट हो गया और उसको कहीं ना कहीं लोगों ने छोड़कर पावरलूम पर आ गए। ऐसे पावरलूम में ये है कि लोग उतने एम्प्लॉय नहीं होते हैं कंपेयर टू हैंडलूम। देखो क्या होता है कि मशीन में तो आपको पता है क्या लगाना है, क्या आपको प्रोड्यूस करना है। अब पावर हैंडलूम में क्या होता है कि आप हैंड से एक तो आप काम करते हो और आपकी स्किल्स यूज होती है। स्किल्स और आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गए, क्योंकि आप चीज बहुत हद तक स्टैंडर्डाइजेशन हो चुकी थी, इसका जन्म हुआ। और फिर आए जैसे कि हम बात करें कि स्टीम इंजन रेवोल्यूशन जो है, जो जेम्स वॉट ने जो इन्वेंट किया, उसका ये असर हुआ कि एक तो एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आया, रेलवे,
नाम की चीज आई पूरे ब्रिटेन में, एक रेवोल्यूशन जैसा देखा गया कि उससे कहीं ना कहीं उस समय में उन्होंने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च किया, हर जगह रेलवे की कनेक्टिविटी लेकर आए, पोर्ट से भी, पैसेंजर्स के लिए भी था, फ्रेट के लिए पर्पस उसको बहुत यूज किया गया। और उसका ये असर हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हुआ उस समय में। आज के टाइम में तो इनकी अब स्पीड कोई इतना मैटर नहीं करती, पर आज उस समय के लिए इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ। ऐसे जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, ये एक ऐसा सेक्टर था उस समय का जब ब्रिटेन में ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया करता था जीडीपी ग्रोथ में। 1750 में ये माना जाता था कि ब्रिटेन जो है वो 22 मिलियन पाउंड का कॉटन इंपोर्ट किया करता था। और सिर्फ ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के शुरू होने के कुछ डेकेड्स तक, स्पेशली ये जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी जो रॉ मटेरियल की कॉटन की जो डिमांड बढ़ी, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ी। वो 588 मिलियन पाउंड्स बढ़ी, मोर देन 58 करोड़ आप कह सकते हो, उतने पाउंड्स का इन्होंने कॉटन इंपोर्ट करा, क्योंकि अब वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आया। और ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हमने बात की, उसे इससे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन हुआ उस समय के लिए। फिर स्टीम शिप्स आए, उसने कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाने में कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट दिया, और मोबिलिटी और बड़ी। ब्रिटेन ने इसका बड़ा फायदा उठाया, नो डाउट। और ये सबसे आगे निकल गए थे कंपेयर टू अदर यूरोपियन नेशंस उस समय के टाइम, क्योंकि तब तक आया नहीं था। और वैसे इसका ये इम्पैक्ट हुआ, अगर हम सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो नो डाउट उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इनका अचीव हुआ। एट द सेम टाइम नो डाउट उसके बाद जीडीपी पर कैपिटा आम ब्रिटिश की इतनी बढ़ गई, या आम ब्रिटेन इतना वेल्दी होता जा रहा था उस टाइम के बाद। और फिर अर्बनाइजेशन का हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ, लोगों ने वो बिजनेस तो अपने बंद कर दिए, लोगों ने फिर अपना ये बिजनेस बंद करके शहरों में आके फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया। और स्पेशली लंदन जो था उस समय का, वो मैन्युफैक्चरिंग हब ही माना जाता था, और इससे नो डाउट जॉब क्रिएशन भी हुई। फिर चाइल्ड लेबर चीज शुरू हुई, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को तो कॉस्ट ऑफ लेबर बचानी थी, क्योंकि चाइल्ड लेबर का ये है कि कॉस्ट ऑफ लेबर और कम हो जाती है। इसीलिए चाइल्ड लेबर को कहीं ना कहीं बहुत पुश भी किया गया उस समय के टाइम में। लेकिन पुअर वर्किंग कंडीशंस भी थी, क्योंकि इतनी दयनीय स्टेट में काम होता था कि आप, मतलब आप सोचो तो आपको लगता है अरे बाप रे, ऐसे कौन कर सकता है, वो देश जो अपने आप को इतने एडवांस मानते हैं। और लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, कहते थे कि उस समय में 10 से 12 घंटे पर डे की नौकरी हुआ करती थी। और तब लेबर लॉज इतने अच्छे नहीं होते थे ब्रिटेन के उसमें, लेकिन अचीव करना था तो उन्होंने किया। एंड नो डाउट इंडस्ट्रीज आती है तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो होता है नेचुरली, पर उस टाइम के हिसाब से इन्होंने बिल्कुल उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उनको लगा नहीं कि एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ये पोल्यूशन हो रहा है, गलत है, कुछ हम इसका करना चाहिए, तब कोई इनको चिंता नहीं थी। और क्यों हुआ ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को क्यों वो आगे बढ़ा पाया? एक तो ब्रिटेन के पास उस टाइम में बहुत सारा कोयला, बहुत सारा आयरन ओर पड़ा था एज अपने डिपॉजिट्स में अपने देश में। और फिर ये भी था कि स्ट्रॉन्ग कॉलोनियल ट्रेड नेटवर्क्स था। ये जो लूट पाट चली पूरे वर्ल्ड में, ब्रिटेन ने जहां जहां अपनी कॉलोनीज से लूटा वेल्थ, उसी वेल्थ से इन्होंने अपनी प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, उसी से काफी सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्होंने अपने लिए किया। और स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था उस टाइम ब्रिटेन का, ऐसा नहीं था जो कि गवर्नमेंट अनस्टेबल है। हर कोई यही चाहता था कि ब्रिटेन में कि हमें डेवलपमेंट चाहिए, हम ये इतनी खस्ता हालत में नहीं हम रहने को तैयार है। और उससे क्या हुआ कि इतनी वेल्थ जो आई, वो कहीं ना कहीं इनॉर्मस वेल्थ अवेलेबल हो गई फॉर कैपिटलिस्ट, पूंजीवादों के लिए, कि हम और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। और फिर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर आउटपुट में भी इन्होंने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया उस टाइम का। इससे क्या हुआ कि जितनी आपको वर्कर्स चाहिए थे फार्म लैंड पे काम करने के लिए, अब उतने आपको नहीं चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं वो जो सरप्लस लेबर हो गई, वो सरप्लस लेबर जो है वो बाद में
फैक्ट्रीज में और ज्यादा से ज्यादा आके काम करने लगी। और तो और अगर हम उस समय के हालात के बारे में अगर हम और बात करें तो वो टाइम भी था जब कहीं ना कहीं तो कंजम्पशन भी बढ़ रही थी, लेकिन बहुत बुरी हालत भी थी। ये भी था कि लोग बिजनेसमैन, एक नए टाइप का बिजनेसमैन की ग्रोथ आने लगी, और बड़ा क्लास एक बिल्ड होता चला गया। राइजिंग मिडिल क्लास का कंसेप्ट भी उस टाइम चला, और कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई उस टाइम। आम ब्रिटिश के पास फिर वो मास प्रोडक्शन का फायदा ये भी हुआ कि कुछ हद तक प्राइसेस नीचे आई उनके यहाँ के प्रोडक्ट्स की, तो अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हुई जो पहले नहीं होती थी। तो उसके बाद लोगों ने थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय किया, इम्प्रूवमेंट आई। और पहले तो उतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई शुरू शुरू में, टिल लाइक 1850s 1860s तक। तब तक तो देवर लाइक बनाते जाओ करते जाओ। और पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत थी, रैम्पेंट ग्रोथ थी ब्रिटेन में। और एक बात और सबको समझनी जरूरी है कि ब्रिटेन में उस टाइम जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था तो वहां भी झुग्गियां हुआ करती थी। लोग वो क्रैम्प स्पेसेस में रह करते जो हम झुग्गियों में देखते हैं, स्लम्स में देखते हैं। और बीमारियां बहुत हुआ करती थी, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं थी, बहुत दयनीय स्टेट जिसको मैं कह सकता हूँ। तो वो हुआ करती थी ये टिल 1850s 1860s ऑनवर्ड्स में इन्होंने कुछ कानून लेकर आए ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसकी वजह से फिर वो चीजें सुधारी बड़े स्केल पर, क्योंकि डेथ्स बहुत होने लगी थी, बीमार बहुत होते थे। कॉलेरा और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी बड़े स्केल पे फैलती थी, क्योंकि प्रॉपर स्वीट सिस्टम का भी एक इशू हुआ करता था उस टाइम ब्रिटेन में। और कहीं ना कहीं लोग बीमार बहुत पड़ जाते थे। अब तो चलो दिखता ही है, आपको पता ही है। खैर एनीवे, अभी भी जो थोड़ी बहुत आज के टाइम में एशिया में देखते हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसमें इंक्लूडिंग भारत में भी यहाँ भी वैसी है प्रॉब्लम। लकीली अब चीजें कुछ हद तक हम देख रहे हैं, चीजें ठीक ठीक हुई हैं। अभी भी काफी ठीक नहीं हुई, अभी भी बहुत काम बाकी है। कहीं भी जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग बड़े स्केल पे आता है वहाँ ये प्रॉब्लम आती है, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी आप ले लो। एशिया में चाहे चाइना को ले लो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के देशों को देख लो, आपको ये प्रॉब्लम दिखती है कहीं ना कहीं। और इसमें एनीवे, अगर हम बात करें, कंक्लूड करें इसको, तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 के आने से वो एक फाउंडेशन ले हो गई, एक नींव बैठ गई जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी की थी। और इस पर मैं आगे एक सीरीज कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जो जिसके बाद जो एक फाउंडेशन सेट हुई और काफी फ्यूचर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आए, मैं बाय द वे इस पे करूंगा एक सीरीज। तो स्टे ट्यून। आई होप आपको बहुत पसंद आई हो वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।